नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अन अकेडमी पे। मेरा नाम है मोनू मिश्रा और मैं हूं आपका पेपर वन का एडुकेटर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं आपको यूजीसी एनटीए नेट का पेपर वन पढ़ाऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग इस पेपर को इतनी अच्छी तरह समझ जाएं कि आप उसमें बेहतरीन तरीके से नंबर ला पाएं। सो लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट विद मी मोनू मिश्रा और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अन अकेडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये बिल्कुल सही सुना आपने, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलता है फ्रॉम बेस्ट एजुकेटर्स, और वो भी ऑन अ सिंगल गो। तो ये बहुत ही फायदे की चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं कि आपके बहुत काम आएंगी। और जस्ट 1 सेकेंड, आपको कुछ भी डाउट होगा तो कृपया मुझे बताते जाइए साथ ही साथ। ओके, ठीक है। तो जहां यहाँ अन अकेडमी पे आप एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इस सब्सक्रिप्शन से आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस टू लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। जी हाँ, आप एक सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसके बाद आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट को सिर्फ घर बैठे बैठे, जी हाँ, घर बैठे बैठे एंजॉय कर सकते हैं जस्ट वन सब्सक्रिप्शन के साथ। तो ऐसा टीचर मेरा ये दायित्व है कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस। जी बिल्कुल, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस बहुत ही अच्छी होती हैं अन अकेडमी की। यहाँ पे आप अपने एडुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, और ये सब का सब तब कर सकते हैं जब क्लास चल रही है। जी हाँ, जब क्लास चलती है तो आपका एडुकेटर यानी कि मैं आपके ठीक सामने होऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, आप मुझसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ही अच्छा सेशन होता है। तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड, आपको मिलते हैं लाइव टेस्ट और क्विज। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपने कोर्स की जो भी आपने तैयारी करी है उसे बारीकी से परखें। मतलब हर कुछ समय के बाद आप ये देखें कि आप कितना समझ रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, क्या आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क है कि नहीं, कि आप किन सब्जेक्ट्स में कम जा रहे हैं, किन सब्जेक्ट में अच्छा जा रहे हैं, और किन टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। उसके लिए अन अकेडमी आपको लाइव टेस्ट और क्विज प्रोवाइड करती है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं रेगुलर इंटरवल पे, और अपनी परफॉर्मेंस का भी एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हाँ, अब मैंने इतना अच्छा सीख लिया है और अब मुझे आगे की जरूरत है, या फिर अब इस टॉपिक को मुझे रिवाइज करने की जरूरत है क्योंकि मुझे ये नहीं आया। थर्ड मेजर पॉइंट जो है जो आपको अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ मिलता है वो है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। ऑल आवर courses are structured in line with your exam syllabus and help you to get prepared। बेसिकली एक जो ज्ञान है, जो आपका पेपर है, उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, उसमें बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, मगर आपको टू द पॉइंट कोर्स चाहिए जितना कि आपकी रिक्वायरमेंट है। आपको उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ उतना चाहिए जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सके, एकदम कम समय के साथ आप अच्छा प्रिपेयर कर सकें। उसके लिए यहाँ पे अन अकेडमी पे वो स्पेशल तरीके से कोर्स डिजाइन करे हैं ताकि वो गिवन टाइम में, जो आपका 6 महीने का पीरियड होता है, उसके अंदर खत्म भी हो जाए और साथ में आपको इतना कुछ सिखा दे कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, जो मुझे लगा बताना चाहिए। और साथ ही अनलिमिटेड एक्सेस, ये मेरा फेवरेट चीज है अन अकेडमी की। जब आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं अन अकेडमी का तो उसके साथ ही आपको एक्सेस मिल जाता है सारे के सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज का फ्रॉम द कोर्स। अगर आप एनटीए नेट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एनटीए नेट के जितने भी कंटेंट है, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी और टीचर का हो, सबका कंटेंट का एक्सेस मिल जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग आप सबकी वीडियोस देख के अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। तो मतलब एक सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं जो आपको तैयारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब आ जाते हैं मेरे ऊपर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने एडुकेटर के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस इंसान से पढ़ रहे हैं, क्या उसमें क्वालिटी है क्या नहीं है। तो
मेरा नाम है डॉक्टर मोनू मिश्रा। मैं पीएचडी है मेरे पास फिजिक्स में मेरा पीएचडी है फ्रॉम द नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी ऑफ इंडिया। भारत की राष्ट्रीय लैब से मैंने पीएचडी करी है। एट पेटेंट्स IIT दिल्ली में सीनियर साइंटिस्ट का काम करता हूँ और 3 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है UGC NTA नेट के पेपर 1 का। जी हाँ, मैं 3 साल से UGC NTA नेट के बारे में इस फील्ड में कार्य करता हूँ, तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। 50 से ज़्यादा पेपर मैंने पब्लिश करे हैं स्कोपस इंडेक्स जर्नल में। आप चाहें तो जाइए एक गूगल सर्च में, मेरे बारे में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। मेरी रिसर्च में आपको लगता है काफ़ी अच्छी है, इसीलिए 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल में मेरे सारे पेपर हैं। कोई भी पेपर ऐसे फालतू जर्नल में नहीं है। और आप अगर देखना चाहते हैं तो गूगल स्कॉलर या रिसर्च गेट पे जाके मेरा नाम सर्च करिए, आपको सारे 50 के 50 पेपर्स मिल जाएंगे। बिसाइड्स दैट मुझे बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें इंडिया का नाम है, USA, जर्मनी, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड्स का। इन सब कंट्रीज से मुझे मेरी रिसर्च के लिए काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है। साथ ही साथ मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं और इन सबको मैं घूम के भी आया हूँ पर्सनली। उसके अलावा मैं यूट्यूब पे आता हूँ क्लास लेने के लिए 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। मोस्ट प्रोबेबली शायद ये स्केड्यूल चेंज हो जाएगा नवंबर के बाद से, तो नवंबर या मिड नवंबर से चेंज कर दूंगा, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर पॉसिबली मैंने सोचा है। अगर तब तक यही स्केड्यूल है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 दिन क्लास लेता हूँ मैं। पहला सेशन होता है 7:30 से 8:15 का, दूसरा सेशन होता है 8:25 से 9:10 का। तो बेसिकली 45 मिनट्स के 2 लेक्चर लेता हूँ मैं और कुल मिला के आपको 1 घंटा 30 मिनट 1 आवर 30 मिनट्स का कंटेंट मिल जाएगा इस यूट्यूब चैनल पे मेरे थ्रू, जिसमें आपको पेपर 1 की सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। अब आते हैं मेरी तरह और भी काफ़ी सारे अच्छे एडुकेटर हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जिनसे आप नो डाउट बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप जानना चाहते तो अनअकैडमी इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू लर्न ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम दीज ग्रेट एजुकेटर्स। आप जाइए, सीखिए, इनके क्लास से सब्सक्रिप्शन लीजिए। अब आता है मेन पॉइंट कि सब्सक्रिप्शन ले तो ले कैसे, हाउ टू टेक रजिस्टर फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। इसके लिए बहुत ही सिंपल टास्क है। आपके आजकल के टाइम पे सभी लोग जो हैं एंड्रॉयड या फिर iOS का फ़ोन यूज़ करते हैं, तो जाइए एंड्रॉयड या iOS के उस पर प्ले स्टोर पे, वहाँ से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। और अनअकैडमी का जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा सब्सक्रिप्शन लेने का कोर्स के लिए। तो आपको NTA UGC नेट का सब्सक्रिप्शन लेना है। ये सब्सक्रिप्शन आपको 12 से 24 महीने के इंटरवल के लिए अवेलेबल है। आप चाहें तो 12 मंथ का लीजिए, आप चाहें तो आप जो है 3 मंथ्स का, 6 मंथ का, 12 मंथ का या 24 मंथ्स, जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। मगर मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा एक ये, या तो 12 महीने का या 12 महीने, क्योंकि आप ये देखिए इन सब में आपको 1 मंथ की फीस काफ़ी एक तो ज़्यादा पड़ रही है। जैसे आप 12 मंथ के लेंगे ये अंडर 10,000 के आसपास आ जाएगी, तो लेस देन 1,000 पर मंथ में आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी कोचिंग जाते हैं तो इतना आपका शायद कन्विंस लग जाता है। ये कीजिए, ये 10,395 आपको तभी पड़ेगा जब आप ये कोड यूज करेंगे। अगर आप मोनू मिश्रा का ये मोनू IT कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चाहे आप जो मर्जी सा भी वो लीजिए, हर किसी पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा ये रेफरल कोड यूज करने पे। जैसे अमेजोन पे यूज करते हैं, बहुत जगह यूज करते हैं, मेरा कोड यूज कीजिए, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन जो भी आप लेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा डेफिनेटली, श्योर। ठीक है, तो यहाँ तक जो बात थी वो सब्सक्रिप्शन की थी। आप चलते हैं आज के कंटेंट के ऊपर। तो आज का कंटेंट है राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट पार्ट 1 कि रिसर्च रिपोर्ट जो है कैसे लिखी जाती है। रिसर्च रिपोर्ट जो लिखना है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना कि सिर्फ आपके पेपर में पूछा जाता है, बल्कि आपकी PhD के ड्यूरेशन में, मास्टर्स के ड्यूरेशन में, हर जगह कहीं ना कहीं आपको ये यूज करेगा, इफेक्ट आएगा। मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अच्छी तरह समझाया जाए, इसीलिए मैंने इसकी 2 वीडियोस बनाई हैं। पहली वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं 7:30 वाले टाइम पे, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी 8:25 वाले लेक्चर पे। तो एक ही दिन में दोनों वीडियोस को कंप्लीट कर दूंगा, आपको अच्छी तरह समझा दूंगा कि कैसे जो है आपको ये स्टार्ट करना है, कैसे जो है आपको एक रिसर्च रिपोर्ट बनानी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से लाइफ पर्सपेक्टिव। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है
जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि कैसे जो है आपको रिसर्च रिपोर्ट होती क्या है, व्हाट इज अ रिसर्च रिपोर्ट। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रिसर्च रिपोर्ट जो है होती क्या है। तो क्वेश्चन है आफ्टर कंप्लीटिंग योर रिसर्च, जब मैंने आपको ये बता दिया है पहले कि कैसे आपको रिसर्च स्टार्ट करनी है, कैसे आपको फॉर्मुलेशन रिसर्च प्रॉब्लम का करना है, मेथोडोलॉजी डिसाइड करनी है, इक्विपमेंट ढूंढने हैं, डिजाइन लेना है, फिर सैंपल कलेक्ट करना है, फिर सैंपल एनालाइज करना है, जब ये सब हो जाते हैं सो दिस इज द लास्ट पार्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये है लास्ट पार्ट है आपकी रिसर्च को कंप्लीट करने का। रिसर्च रिपोर्ट लिखने के बाद आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, आप फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अब आप नई प्रॉब्लम को या किसी नई चीज के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, मतलब एट द टाइम वो प्रॉब्लम आपके लिए क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल एंड द लास्ट पार्ट ऑफ योर रिसर्च। चाहे आप किसी में करें, आप पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये कंक्लूसिव पार्ट होती है कि आपकी रिसर्च फाइंडिंग आप दूसरों को बताते हैं। ठीक है, सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर रिसर्च you write a report to document your findings and conclusion for public by private। सीधी बात है, आपने कोई भी रिसर्च करी, चाहे जो मेरा फेवरेट हर बार बताता हूं आपको कि कोविड-19 का इफेक्ट देखेंगे इंडियन जीडीपी पे और अनएम्प्लॉयमेंट पे, जब आप उस पर गहन तरीके से रिसर्च करते हैं, आप उसे गहन तरीके से समझते हैं, आप उसे गहन तरीके से स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, लोगों तक उसका इम्पैक्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब आप लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि जी हाँ, ये मैंने कर लिया है, इसका ये रिजल्ट आया और ये लोगों को पता होना चाहिए कि कोविड-19 का क्या इफेक्ट पड़ा। अब ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों केसेस में हो सकता है। अगर आप एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं, पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, तो हो सकता है आप किसी पब्लिक के लिए रिसर्च करें, मतलब आपकी रिसर्च फाइंडिंग जो है सबके लिए अवेलेबल हो जाए। मगर हो सकता है प्राइवेट, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जैसे आप सैमसंग के लिए काम कर रहे हैं, गूगल के लिए कर रहे हैं, फेसबुक के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां पे आप रिसर्च करेंगे, मगर वो रिसर्च आप पब्लिकली नहीं बता सकते क्योंकि वो उस कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आती है, उसके लिए आपको पैसा दिया गया है वही काम करने के लिए, तो आप सिर्फ कंपनी को ही बताएंगे। तो रिसर्च रिपोर्ट फाइनली लिखी जाती है, अब वो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी, दैट विल डिपेंड कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। मगर ये लास्ट पार्ट है आपके रिसर्च को कंक्लूड करने का, जहां पे आप ये बताते हैं कि मैंने ये सब काम किया और मुझे ये नतीजे मिले, मैंने ये सब काम ऐसे ऐसे तरीके से करा, इसी अप्रोच से करा और फाइनली मुझको ये नतीजे मिले हैं। ठीक है, तो रिसर्च रिपोर्ट्स आर रिकॉर्डेड डेटा प्रिपेयर्ड बाय रिसर्चर आफ्टर एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय कंडक्टिंग ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च। तो रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, वो रिकॉर्डेड डेटा, जो वो सारा रिकॉर्डेड डेटा जो रिसर्चर के थ्रू बनाया जाता है आफ्टर एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय देम ऑन कंडक्टिंग रिसर्च। अब आपने क्या करा, आपने एक प्रॉब्लम ली, आपने उस प्रॉब्लम पे काम करा, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा और फिर आपको क्या पता चला, वो सब जब आप एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख के दे देते हो तो उसको कहते हैं रिसर्च की रिपोर्ट। ये अच्छी डेफिनेशन है, यहां पे देखिएगा। सो इट इज अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द रिसर्च एक्सपीरियंस फ्रॉम द सिलेक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, मेकिंग कंक्लूजन एंड सजेस्टिंग फर्दर रिसर्च इन द रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये एक ऐसा बहुत डिटेल्ड वो होता है चीज, एक बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप ये बताते हो अपने एक्सपीरियंस से कि कैसे आपने प्रॉब्लम सेलेक्ट करी, कैसे उसे डिफाइन करा, फिर कौन सा हाइपोथेसिस बनाया, कैसे डेटा गैदर करा, फिर कैसे डेटा को एनालाइज करा, फिर कैसे आपने हाइपोथेसिस टेस्ट करा, फिर आपको क्या पता चला, क्या आपने सिद्धांत बनाए और इस फील्ड में और क्या क्या नया हो सकता है। मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं उसको आप पब्लिकली बता सकते हो कि देखिए ये मैंने करा, ऐसे ऐसे करा, ये रिजल्ट आया और इसमें आगे ये होने के स्कोप हैं। ठीक है, ओके। अब देखा जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स, ये सब करने की जरूरत क्या पड़ी हमें। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भैया मैंने रिसर्च रिपोर्ट तो बनाऊंगा, मगर रिसर्च रिपोर्ट बनाने की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड। तो नीड बाबू ये है कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि पहले परमानेंट रिकॉर्ड। अगर आप कोई रिसर्च कर देते हैं और बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं करते, कुछ उसका लिखते नहीं है, तो गायब हो जाता है। ऑब्वियसली जो चीज हम डॉक्यूमेंट नहीं करते वो गायब हो जाती है, वो भूल जाती है, दिमाग से उतर जाती है। तो इसीलिए परमानेंट रिकॉर्ड करने के लिए तो रिटर्न रिपोर्ट इज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द रिसर्च डन बाय अ रिसर्चर इन फॉर द कमिंग जनरेशन।
अब आपने अगर हम कोविड-19 में जो जो रिकॉर्ड करते हैं, जो जो हमने स्टडी करी उसको रिकॉर्ड कर ले रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी, जो आगे वाली जो जनरेशन है वो उससे सीख जाए। आप ये देखिए, जो न्यूटन वगैरह जो थे बड़े बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने भी अपनी रिसर्च को रिकॉर्ड करा, तभी तो हम आज उनके रिकॉर्ड से सीख रहे हैं। अगर वो लोग अपनी रिसर्च को रिकॉर्ड ही नहीं करते तो हम सीखते कैसे? हमारे पास कुछ पता ही नहीं होता। तो इसीलिए परमानेंट रिकॉर्ड रखने के लिए ही हम रिसर्च को पहली बात रिकॉर्ड वो करते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्ट बना के रख ली। आप सबको पता है कि आप बचपन में कब बीमार हुए थे, वो लिखा रहता है। अगर नहीं लिखा रहता तो कैसे पता चलता कि आप कब बीमार हुए, क्या दवाई ली, क्या सिम्टम थे? नहीं पता चल पाएंगे। परमानेंट रिकॉर्ड के लिए एक रखा जाता है। किसके लिए है? सेकंड, इंक्रीज नॉलेज स्टॉक, इससे नॉलेज स्टॉक बढ़ता है। रिसर्च रिपोर्ट्स मेक द पीपल अवेयर ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू स्टैंडर्ड एंड न्यू इंटरप्रिटेशन। जैसे जैसे लोग नई नई रिसर्च करते आ रहे हैं और पब्लिश करते जा रहे हैं तो बाकी लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा, ये नई इंफॉर्मेशन पता चली है, ये नया तरीका है। हम देखते हैं कि रोज कोरोना वायरस के नई नई रिपोर्ट्स आती हैं कि कोरोना वायरस इससे फैलता है, इस दवाई से कम हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। अगर सब लोग छापना रिसर्च बंद कर दें तो हमें पता कैसे चलेगा? तो बेसिकली बाकी लोगों के नॉलेज को बढ़ाने के लिए, स्टॉक ऑफ नॉलेज को बढ़ाने के लिए ही इस चीज को इस्तेमाल करा जाता है ताकि हमारे नॉलेज बढ़ जाए। अगला पॉइंट है यूजफुल फॉर रिसर्चर। ये चीज जो है रिसर्चर के लिए बहुत यूजफुल हो जाती है। विद द हेल्प ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स many other small subjects of the research can be arranged systematically and with a definite principle can be formulated। अगर आपने रिसर्च रिपोर्ट बना ली तो उसके बाद अगर आप कुछ काम करना जा रहे हो या उसके बारे में कुछ समझना जा रहे हो तो इजी हो जाएगा। सब कुछ लिखा है तो आपको पता रहता है कि कब आपने क्या चीज करी थी। तो सिस्टम के थ्रू सिस्टमैटिक प्रिंसिपल हो जाता है कि अगर ऐसे ऐसे करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, अगर ऐसे ऐसे करोगे तो वो रिजल्ट मिलेगा। तो बेसिकली आप एक सीक्वेंस, एक स्टोरी बना के देते हैं। एक स्टोरी उसमें क्या है, जिसमें सिस्टमैटिक चीजें हैं कि अगर एक्स वाई जेड को ऐड करोगे तो डेल्टा मिलेगा, या फिर ए बी सी को ऐड करोगे तो डी मिलेगा। तो यही चीजें हैं जो बताता है। अगला पॉइंट है आपका वैलिडेशन ऑफ अदर्स कंक्लूजन। तो रिसर्च इज अ प्रोसेस थ्रू विच एवरीवन कैन लर्न फ्रॉम अदर्स। रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है जिससे सब लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं। सो इन अ रिसर्च रिपोर्ट बाय द वे ऑफ राइटिंग फुट नोट रेफरेंसेस, इसी ये क्या है, जब आप क्या करते हो, आपने जो है रिपोर्ट पब्लिश कर दी, सीधी इसको इजी भाषा में बताता हूँ, आपने रिसर्च को पब्लिश कर दिया। तो जब अगर कोई ये बताएगा कि मैंने ये जो चीजें हैं उसके एक्सपेरिमेंट से सीखी, कि मान लो थर्ड पर्सन कोई कुछ काम कर रहा है और आपके एक्सपेरिमेंट से कुछ सीखा है, तो कैसे बताएगा कि मैंने उसके एक्सपेरिमेंट से सीखा है? तो क्या करेगा, आपका नंबर डाल देगा कि मैंने ये रिसर्च करी, इसमें ये चीज मुझे मिली और ये उसको भी मिली थी, मतलब वो थर्ड पर्सन जो भी है उसको भी यही फाइंडिंग मिली थी। तो रिलेट कर सकता है, वैलिडेट कर सकता है कि जो मैंने, मान लो आपने एक अच्छा तरीका बता दिया कि मेजरमेंट करने का ये अच्छा तरीका है, तो अगला जब यूज करेगा तो लिख देगा कि ये मेजरमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि उसने बताया था, आपने बताया था कि सबसे अच्छा तरीका है, तो वो आपका रेफरेंस दे देगा। तो रेफरेंसिंग के लिए भी काम आती है कि अगर आप, जब तक कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में नहीं होगी उसको रेफरेंसिंग भी नहीं दे सकते। तो रेफरेंसिंग देने के लिए बहुत जरूरी है रिसर्च का रिपोर्ट का होना, ये बात आ जाती है। ठीक है, अगला है एग्जामिनेशन ऑफ वैलिडिटी। यहां से आप अपनी वैलिडिटी को भी एग्जामिन कर सकते हैं। द वैलिडिटी ऑफ एनी रिसर्च वर्क कैन बी जज्ड बाय अदर ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। जब तक आप रिसर्च रिपोर्ट ही नहीं बनाओगे तो कैसे सामने लोगों को कैसे पता चलेगा कि सही कराए कि नहीं कराए? आप जब तक हर चीज लिखित में नहीं लिखोगे कि मैंने ये डाटा लिया, ऐसे एनालाइज करा, ये रिपोर्ट आई, तो कैसे पता चलेगा सामने वाले को? सामने वाले तो ने आपको एक्सपेरिमेंट करते नहीं देखा, सामने वाले को ये नहीं पता कि आपने कौन सा मेथड लगाया था, सामने वाले को ये नहीं पता कि आपने कैसे डेटा कलेक्ट करा था। तो आपकी रिसर्च को जज कैसे करेगा, आपके एक्सपेरिमेंट को जज कैसे करेगा? जब आप लिखते हो, जब स्कूल में क्या करते थे हम, एक्सपेरिमेंट करते थे तो लिखते थे ना, ये करो 2 ग्राम में ये 3 ग्राम ये मिलाओ, फिर लाल रंग हो जाएगा, फिर ये। अगर आप वही नहीं लिखोगे तो टीचर को कैसे पता चलेगा आपने सही कराया कि नहीं कराया? प्रोसेस करने के लिए सही सही प्रोसेस का होना चाहिए, कि सही रिजल्ट के लिए सही प्रोसेस होनी चाहिए। तो अगर आप सही प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके रिजल्ट ठीक होंगे। मगर वो चेक कैसे होगा? जब आप प्रोसेस लिखोगे कि हाँ मैंने इस तरीके से फॉलो करा है। तो सामने वाला आपके रिजल्ट को तभी जज कर सकता है, तभी वैलिड मानेगा जब वो आपकी रिपोर्ट पढ़ लेगा कि हाँ इसने इस एक्सपेरिमेंट में सही केमिकल लिए थे, सही तरह से मिक्स करा था, सही तरह से ये करा था, तो सही रिजल्ट आया है। उसके लिए भी रिसर्च का होना, रिपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। अगला क्या है, कम्युनिकेशन मीडियम।
रिसर्च एक तरह का कम्युनिकेशन मीडियम है, मतलब आपने रिपोर्ट लिख दी, अब वो इंटरनेट पे डाल दी, तो आप जितने भी लोग हैं वो आपके रिसर्च से सीख सकते हैं। मतलब आप एक बड़ी जनसंख्या को अपनी रिसर्च के बारे में बता रहे हो। तो द एम ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इज टू कम्युनिकेट द नॉलेज टू द अदर्स। एम क्या है रिसर्च रिपोर्ट का? कि आप अपनी नॉलेज को एक बहुआयामी, एक बहुत बड़े लोगों तक पहुंचाओ। अब आप सबके घर जा के तो नहीं बता सकते कि मैंने ये रिसर्च करी, ये रिजल्ट आए, बता तो नहीं सकते ओरली ना। तो आपने रिसर्च रिपोर्ट लिख के डाल दी, वो तो करोड़ों लाखों लोगों तक पहुंच रही है, मगर आप करोड़ों लाखों लोगों तक अपनी फोन करके नहीं बता सकते, ईमेल करके नहीं बता सकते, और वर्बली नहीं बता सकते। डॉक्यूमेंट के थ्रू हर चीज बताई जा सकती है इजीली। ठीक है, जैसे इसीलिए रिसर्च रिपोर्ट का होना भी उतना ही जरूरी होता है। ये उसके मेन कारण होते हैं, ये मेन उसके वो होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट होनी कैसी चाहिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, कि रिसर्च रिपोर्ट के कैरेक्टर्स क्या है। अब आपको मैंने ये बताया पिछली स्लाइड में कि क्या काम है, इस चीज के क्या काम है, तो वो होनी कैसी चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए। कि अगर आप कहो कि लड़ने के लिए पहलवान चाहिए, तो पहलवान कैसा होना चाहिए ये भी तो बताओगे। कल को राजपाल यादव जैसा कोई पहलवान लाके दे दिया जाए तो आप तो कहोगे नहीं भाई ये तो गलत चीज है, ये तो बहुत गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, पहलवान के ऐसे लक्षण होते हैं और ऐसा होना चाहिए। तो यही चीज है यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, कि रिसर्च कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कम्युनिकेशन। रिसर्च रिपोर्ट को आपको ऐसा करना चाहिए कि अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी बनाए, उसे अच्छी तरह कम्युनिकेट करना चाहिए। एक अच्छी रिपोर्ट में क्या होता है, रिसर्च के रिजल्ट बहुत अच्छी तरह लिखे होते हैं, बहुत स्पेसिफिकली लिखे होते हैं, बहुत मतलब समझ रहे हो ना, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी तरह से होनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए बनी है तो उसको लिखाई बुखाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है आपका यूनिवर्सटैलिटी। मतलब यूनिवर्सटैलिटी, आपकी रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए, द रिजल्ट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर, रेस, कलर एंड क्रीड। जब भी आप कोई भी रिसर्च रिपोर्ट लिखो तो ऐसा लिखो कि वो यूनिवर्सली वो हो, कि मतलब वो जेंडर, रेस, कलर, कास्ट, क्रीड इन सब चीजों से परे हो। कि आपकी रिपोर्ट ये बताए कि हाँ, जैसे पैरासीटामोल, पैरासीटामोल क्या होती है, पैरासीटामोल होती है सबको काम करती है, सबका बुखार उतारती है। महिलाओं पुरुषों का ऐसा तो नहीं है कि महिलाओं का उतारेगी पुरुषों का बुखार नहीं उतारेगी, या फिर गोरे लोगों का उतारेगी या काले लोगों का नहीं उतारेगी, या हिंदू मुस्लिम में करेगी, नहीं, यूनिवर्सल होती है। तो यही रिसर्च रिपोर्ट लिखते समय आपको ऐसा करना चाहिए कि आपकी रिसर्च जो है यूनिवर्सल लगे, कि वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, अनबायस्ड, आपकी रिसर्च रिपोर्ट में जो रिजल्ट हैं वो मैनिपुलेटेड नहीं होने चाहिए और न्यूट्रल होने चाहिए। मैनिपुलेटेड शुड नॉट बी मैनिपुलेटेड एंड न्यूट्रल, कि आपके जो रिसर्च के रिपोर्ट हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो न्यूट्रल है, उसका किसी के प्रति कोई खास नजरिया नहीं है, फेवरिज्म नहीं है, किसी तरह की गलत चीजें नहीं करी गई, चीजों को आपने मोड़ा माड़ा नहीं है। ये सब मैंने आपको पिछले उसमें स्लाइड में बताया हुआ है, तो एक बार देख लेंगे। शेयर ऑल, आपकी रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारे रिजल्ट, एक्सपीरियंस, ऑनर और ब्लेम भी शेयर हुए हों। ठीक है, अगर आपका काम सही हुआ है तो सही हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये सब चीजें उसमें शेयर होनी चाहिए। कि कहाँ आपको एक्सपीरियंस, कहाँ आपको गलत एक्सपीरियंस मिला, कि ये काम करने से रिजल्ट सही नहीं आएंगे, ये काम करने से सही, ये तो सब चीजें होनी ही चाहिए। यही अगला पॉइंट इसी का है, वो है सम्मिलित ओपननेस। रिजल्ट रिपोर्ट में ओपननेस होनी चाहिए। The government or the research funding agency have spent a lot of money collected from tax into the research, so every member of the society has the right to access the research report। कि भैया ये जो आप रिसर्च कर रहे हैं, हम सब भारत में रिसर्च कर रहे हैं, जो हमें फेलोशिप मिल रही है या फिर हमें जो रिसर्च प्रोजेक्ट की ग्रांट है, ये कहाँ से आ रहा है, ये सरकार से आ रहा है। सरकार कहाँ से लाती है पैसा, सरकार लाती है टैक्स से वो पैसा। टैक्स कौन देता है, सब लोग देते हैं। तो आपकी रिसर्च इतनी ओपन होनी चाहिए कि जितने भी लोग हैं सब उसको एक्सेस कर सकें। कि इंडिया के जो 140 करोड़, 138 करोड़ बेसिकली 138 करोड़ जो टैक्स पेयर हैं, उन सब का आपकी रिसर्च रिपोर्ट पे उतना ही हक है, क्योंकि उन सब का कहीं ना कहीं टैक्स का पैसा इसमें लगा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है सिस्टमैटिक एंड अट्रैक्टिव। ये रहे, आपकी रिपोर्ट हमेशा एक सिस्टमैटिक होनी चाहिए और अट्रैक्टिव। ऑब्वियसली जो अच्छा दिखता है वो अच्छा दिखता है। तो रिसर्च रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, रिसर्च रिपोर्ट आपकी कैसी होनी चाहिए,
इजी टू अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जैगरेशन शुड बी अवॉइड। ये नहीं फालतू की चीजें लिखे हो, मैंने देखा है बहुत से लोग बहुत हवाई तवाई बातें लिख देते हैं, बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। रिसर्च रिपोर्ट में ऐसा सब करने से आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको आसान भाषा में सिंपल लैंग्वेज में लिखनी चाहिए, ताकि वो जो 138 करोड़ लोग हैं इंडिया के वो सब समझ सकें। बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए, थोड़ी इजी भाषा में और अट्रैक्टिव की अच्छा दिखनी चाहिए, ताकि लोगों को उसको पढ़ने का मन करे। अगर बहुत बोरिंग वे में लिखेंगे तो रिसर्च रिपोर्ट नहीं पढ़ेगा लोग आपके। ठीक है। द टाइटल, ग्राफ एंड फिगर शुड बी प्रेजेंटेड ओनली व्हेन इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ रिसर्च स्टडी। भैया ग्राफ फिगर तभी डालो जब आपको लगता है ये इसको सपोर्ट करेगी। अगर सपोर्ट नहीं करेगी फालतू के पेज नहीं भरने चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपके रिसर्च को सपोर्ट करेंगी, रिपोर्ट में और अच्छा बना देंगी, तो आप बेशक करिए। मगर आपको अगर लगता है कि ये सब वो नहीं करेगा तो बिल्कुल हटा दीजिए, अपनी रिसर्च में इसको मत डालिए, फालतू की चीज़ें मत डालिए। टू दी पॉइंट रखिए, अच्छी मतलब उतनी लेंथ जितनी जरूरी है और उतना जितना ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ फैक्ट मेड नॉट बी रिपीटेड इन द रिपोर्ट। एक ही चीज को बार बार रिपीट मत करिए, क्योंकि जब एक ही चीज को बार बार बोलता है तो बोर हो जाते हैं। प्रॉब्लम एंड डिफिकल्ट फेस ड्यूरिंग द रिसर्च वर्क शुड बी नाइसली प्रेजेंटेड, इट विल गाइड फॉर फर्दर रिसर्चर। अगर आपको कुछ समस्या है, कोई आपको लग रहा है कि मेथड ठीक नहीं था या फिर ये प्रोसीजर ठीक नहीं था, तो इसको क्लियरली मेंशन कीजिए रिपोर्ट में, ताकि क्योंकि आपकी रिपोर्ट तो बहुत से लोग पढ़ेंगे और वो रिपोर्ट पढ़ के अपनी भी रिसर्च बनाएंगे या फिर कहीं ना कहीं अपने रिसर्च में यूज करेंगे। तो आपको ये सब चीजें अच्छी तरह बतानी चाहिए, ताकि आने वाले जो भी रिसर्चर हैं वो इस चीज को समझ सकें और वो अपनी रिसर्च में वो गलती ना करें, आपकी गलती से सीख जाए। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अ रिसर्च रिपोर्ट शुड बी लॉन्ग इनफ टू कवर द सब्जेक्ट मैटर एंड शॉर्ट इनफ टू मेंटेन इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतनी भी लंबी मत लिखो कि पढ़ना ही बंद कर दे। 200 पेज की किताब कोई नहीं पढ़ता, और इतनी भी छोटी ना लिखो कि कुछ पता ही ना चले। तो एक ट्रेड ऑफ, दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, इंटरेस्ट भी रहे और लेंथ भी ठीक हो। बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं और बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं। आपको एक पॉइंट पे आके मतलब उसे नेगोशिएट करना है कि हाँ ये पॉइंट ठीक है, यहाँ तक अगर मैं डालूंगा तो चीजें हो जाएंगी, यहाँ तक चीजें लोग पढ़ेंगे समझेंगे ये सब करेंगे। ठीक है। तो इतनी छोटी और इतनी लंबी आपको रखनी है। द रिसर्च रिपोर्ट शुड सस्टेन द रीडर इंटरेस्ट थ्रूआउट द चैप्टर। और इतनी अच्छी से लिखनी है कि हर चैप्टर में उसे पढ़ के मजा आए कि अरे वाह कुछ नया सीखा, अरे वाह कुछ नया सीखा। अगर रिसर्च रिपोर्ट पढ़ के उबासी आ रही है तो मतलब रिपोर्ट ढंग से नहीं लिखी है। ऐसी रिपोर्ट लिखो जो थोड़ी सी क्रिस्प हो, थोड़ा पढ़ने में मजा आए, थोड़ा स्वाद आए उसको पढ़ने में। ठीक है। ओके। अब आता है कंपोनेंट्स। अब आपकी रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या लिखना होता है, ये सब सिखाने की बहुत ज़्यादा, समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो सबसे पहला काम होता है इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करते हैं आप? अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोड्यूस मतलब कि हाँ भैया देखो मैं ये रिसर्च करने जा रहा हूँ। तो उसमें आप क्या क्या लिखोगे? व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या क्या काम करने जा रहे हो। ऐसे मैं लिखूंगा आई विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो प्रॉब्लम मेंशन करनी है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, भाई क्यों करना है, बाय। तो यहाँ पे आपको उसकी इंपॉर्टेंस ही बतानी पड़ेगी कि मैं ये स्टडी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत गंभीर चीज़ है, इसकी वजह से आर्थिक मंदी आ गई है, इसकी वजह से लोगों की जॉब चली गई, इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा पैसों की कमी हो गई है, ये सब। तो उसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी पड़ेगी। ठीक है। वट इज द रिलेशन ऑफ द प्रॉब्लम विद प्रीवियस थ्योरी एंड रिसर्च, कि भैया क्या पहले किसी ने इस चीज पे काम किया है, क्या पहले कभी किसी ने इस चीज पे काम किया है कि नहीं किया है, और किया है तो क्या किया है, ये चीजें हैं, ये चीज डालनी पड़ेगी इंट्रोडक्शन में। फिर आप बताओगे ऑब्जेक्टिव्स। चलो ठीक है, बाकी सब ने जो करा वो ठीक है, तुम क्या करोगे इंट्रोडक्शन में? मैं क्या करूंगा, मुझे यही बताना पड़ेगा कि मैं इस स्टडी में क्या करूंगा, कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कोरोना वायरस से जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या पड़ा, शहरी अनएम्प्लॉयमेंट और गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में अनएम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क पड़ा, जीडीपी कितने % से बढ़ी या घटी, और बढ़ी घटी तो क्यों घटी, कौन सेक्टर ज्यादा प्रभावित हुए, कौन सेक्टर कम प्रभावित हुए। आप लोगों ने देखा होगा अभी जो हमारी जीडीपी में 23.9% की जो गिरावट आई है, उसमें सब सेक्टरों में गिरावट आई है सिवाय एग्रीकल्चर के। एग्रीकल्चर पॉजिटिव में रहा है, बाकी सब नेगेटिव में रहे हैं। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि मैं एग्रीकल्चर को स्टडी करूंगा क्योंकि क्यों वो बढ़ा है, और क्यों बढ़ा है यही देखना है। और फाइनली उसमें आप ये भी बताओगे आपके हाइपोथेसिस क्या हैं, आप इसमें क्या हाइपोथेसिस बना के चल रहे हो। अब हाइपोथेसिस बनाना जिसको नहीं पता है, कितने तरह के हाइपोथेसिस होते हैं ये भी नहीं पता है,
तो इसके लिए जाइए, मेरी प्लेलिस्ट में पीछे बड़ी है टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, मेकिंग ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च, बहुत मस्त तरीके से मक्खन की तरह समझाया हुआ है, जाइए देखिए, समझ आएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट में सबसे पहला क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कीजिए। चलो, अब रिसर्च प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हो गई, अब उसके क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसीजर फॉर द रिसर्च, कि रिसर्च में क्या क्या प्रोसेस यूज करेंगे, कि रिसर्च करने का तरीका क्या है, क्या प्रोसेस है, इस रिसर्च को करने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, ये सब तो बताना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, हाउ डिड वी सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स, मैं किस तरह से, जो भी मेरे को स्टडी करना है, मान लो मुझे लोगों को स्टडी करना है, मतलब जो भी मेरे वेरिएबल हैं उनको मैं सेलेक्ट कैसे करूंगा। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स वर यूज्ड, और क्या क्या सब्जेक्ट माने लोग भी हो सकता है, वेरिएबल ब्रॉड टर्म यूज्ड है, ठीक है। मैं सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करूंगा, कौन से सब्जेक्ट मेरे मेन होंगे, हाउ आर द सब्जेक्ट असाइन टू द ग्रुप, अगर मैं वेरिएबल है उसको ग्रुप में कैसे डिवाइड करूंगा, मेरे इतने सारे जो वेरिएबल हैं और मैंने 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो इस कौन सा इसमें आएगा, कौन सा इसमें आएगा, कौन सा इसमें आएगा और कौन सा इसमें आएगा, ये सब बताना पड़ेगा। ये कैसे बताऊंगा, ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, कौन किस में आएगा ये सब बताना पड़ेगा, और कैसे आएगा ये भी लिखना पड़ेगा। तो हाउ वाज, व्हाट वाज डन विद द सब्जेक्ट, अब मैंने इनके साथ क्या किया, कि इसको ट्रीटमेंट दी, इसको नहीं दी, इससे पूछा, इससे नहीं पूछा, जो भी कुछ है। हाउ इट इज डन, व्हेन इट वाज डन, हाउ लॉन्ग इट वाज डन, व्हाट वाज द रिलायबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, व्हाट वाज द वैलिडिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे बेसिकली आपको मेथोडोलॉजी बतानी है। मेथोडोलॉजी माने मैं ये करूंगा, इन लोगों के साथ करूंगा, ऐसे करूंगा, ये तरीके से करूंगा। तो यहाँ पे आपका जो भी फोकस है किसके ऊपर होगा, मतलब इस सिचुएशन पे आपका जो मेन फोकस है वो क्या है, मेथोडोलॉजी पे। मैंने एक्स चीज करी और एक्स वेरिएबल के साथ कर, वाई वेरिएबल के साथ करी, पहले तो वाई वेरिएबल कैसे चुनूंगा, वाई वेरिएबल कौन है, वाई वेरिएबल कहाँ से आए हैं, वाई वेरिएबल किस किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फिर वाई वेरिएबल ही क्यों चुने, फिर वाई वेरिएबल को चुनने के बाद अब क्या करूंगा, किसी को ट्रीटमेंट दूंगा, नहीं ट्रीटमेंट दूंगा, जो भी प्रोसेस करूंगा वो, फिर वाई वेरिएबल को मेजर कैसे करूंगा, जो मेजर कर रहा हूं वो इंस्ट्रूमेंट कौन होंगे, वो इंस्ट्रूमेंट कैसे बने होंगे, वो इंस्ट्रूमेंट कितने ठीक होंगे। सीधी बात है, ये बात याद रखिए, वाई, हाउ, व्हेन, जो भी आप करने जा रहे हो उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, कि क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कब कर रहा हूं। ये सब आंसर दोगे तभी आपका ये वाला पार्ट पूरा होगा, कि आप डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च को देते हैं। तो वहां पे आपने अपनी प्रॉब्लम जो है बता दी। अब यहां पे क्या करेंगे आप, यहां पे क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट। यहां पे आप रिजल्ट को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, यहाँ पे आप क्या करने जा रहे हैं, रिजल्ट को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, कि ठीक है मैंने ये तो करा मगर ये रिजल्ट आए मेरे, रिजल्ट समझ रहे हो, कि आपने क्या करा वहां पे, सॉरी, वहां पे क्या था, आपने बहुत सारे डेटा पॉइंट ले लिए, बहुत सारे डेटास को ले लिया, अब उनको क्या है, प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे द रिसर्चर विल राइट, क्या क्या लिखेंगे आप इस सेक्शन में, विच स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स वर यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, ठीक है, what were the outcomes of these processes, what were the subsidiary finding of the result, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और फिर उसके बारे में पब्लिक को या फिर ऑडियंस को, जो भी आपकी वो पढ़ रहा है रिसर्च रिपोर्ट, उसको बताएंगे। आपने जो भी हाइपोथेसिस था कि जीडीपी का जो इफेक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट पे, और सॉरी कोविड-19 का जो भी इफेक्ट है जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट पे, ये मैंने जो स्टडी करा उसमें वेरिएबल कैसे ढूंढे, जब वेरिएबल मेरे आ गए तो उसको मैंने डाटा एनालाइज करा होगा, कि इतने % लोग गरीबी के ऊपर हैं, इतने % लोग गरीबी के नीचे हैं, इतने % लोगों ने जॉब खो दी, इतने % लोगों ने जॉब नहीं खो दी। यहां पे बताएंगे कि वो एनालिसिस कैसे करी, इतने % लोगों ने जॉब खो दी, कैसे पता चला, मेरे पास तो 1000-10,000 लोग थे, तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करा, या फिर कौन सी थ्योरी लगाई, कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाए, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, जो भी आपका काई स्क्वायर टेस्ट है, बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, ठीक है,
करे तो करे कैसे, ठीक है, कैसे, कौन कौन से प्लस गुणा करा, घटा करा, भाग करा, गुणा जमा घटा भाग डिवाइड, मैंने मीन मीडियन मोड जो भी निकाला, कौन कौन से टेस्ट यूज करे भैया बताओ, और कैसे यूज करे ये बताओ। फिर व्हाट वर द आउटकम ऑफ दिस प्रोसीजर, अब मैंने ये लगा तो दिए, इससे हुआ क्या, मैंने मीन मीडियन मोड का इस्तेमाल कर लिया, तो क्यों, क्या ऐसे, क्या पता चला मुझे, मुझे क्या, मैंने कब मीन लगाया, मैंने कब मीडियन लगाया, मैंने कब मोड लगाया, ये सब बताना पड़ेगा। मीन मीडियन मोड सबको पता होगा। और इससे मुझे पता क्या चला कि जब मैंने मीन मीडियन मोड लगाया तो इससे मुझे क्या पता चला कि क्या वो टेस्ट सही थे कि नहीं थे, और सही थे तो ठीक क्यों नहीं थे, और गलत थे तो क्यों थे, सब कुछ लिखना पड़ेगा। यहां पे आता है मेन चीज, डिस्कशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग। अब जब आपने यहाँ पे डेटा एनालिसिस, बेसिकली ये पूरा पार्ट जो था ये था एनालिसिस का, यहाँ पे आप डेटा एनालिसिस के बारे में बताओगे कि मैंने डेटा एनालाइज कैसे करा, ठीक ठीक। उसके बाद आप आते हो डिस्कशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। अब आपको जो एनालिसिस करके कुछ रिजल्ट मिले होंगे, कौन से रिजल्ट मिले ये बताना पड़ेगा कि द रिसर्चर विल राइट इन इट व्हाई डिड द रिजल्ट मैनिफेस्ट देमसेल्फ। अब ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, व्हाट डिड द रिजल्ट सिग्निफाई, व्हाट वर द रिलेशनशिप। अब बेसिकली यहाँ पे है, अगर मैं बता रहा हूं, अगर मैं बता रहा हूं, पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि कोरोना वायरस का इफेक्ट क्या पड़ा, क्योंकि मैं यही स्टडी कर रहा था। मुझे ये बताना पड़ेगा कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस, कि कोरोना वायरस के चक्कर में जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गए और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, कि जीडीपी का बुरा हाल हो गया, पंचर हो गई जीडीपी हमारी, और क्या हुआ, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई। मैंने बताया कि ये रिसर्च से मेरी पता चल रहा है, मेरी रिसर्च से ये पता चल रहा है कि कोरोना वायरस के चक्कर में जीडीपी खराब हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अब अगला क्वेश्चन ये बताना पड़ेगा वाई, ऐसा क्यों हुआ, जीडीपी घटी तो क्यों घटी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो क्यों बढ़ा, क्योंकि भैया लोगों ने खरीदना सामान बंद कर दिया, मार्केट में पैसा नहीं आया तो जीडीपी खराब हो गई, और जब लोगों के पास पैसा नहीं था, बिजनेस ठप हो गया, तो बिजनेस वालों ने लोगों को निकाल दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो ये बताओगे कि रिजल्ट ऐसे आए तो क्यों आए और उसका मतलब क्या बनता है, थ्योरी। यहाँ पे आप क्या बनाने बताओगे, थ्योरी। रिजल्ट के बाद, रिजल्ट पे जो आए उसको एक्सप्लेन करोगे, यू विल एक्सप्लेन योर रिजल्ट कि अगर ऐसे हैं तो क्यों हैं और क्या रीजन हो सकता है, ठीक। एंड व्हाट, और अगर दो चीजों के बीच कोई रिलेशनशिप आया, जैसे कि कोरोना का और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच रिलेशन है ना, कि बिजनेस हुए, बिजनेस की वजह से हो गया, ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट थे आपके। अगला पॉइंट आया, तो ठीक है, ये तो आप समझ गए कि हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करा, प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करा, फिर आपने कौन कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करी ये बताया, फिर हमने रिजल्ट कैसे प्रेजेंट करे और क्या क्या हमारी रिजल्ट की फाइंडिंग है ये सब हमने बता दिया, ठीक है। सॉरी। अब आता है सेक्शन वाइज। अगर मैं इसको, इन चीजों को सेक्शन वाइज डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन चीजों को सेक्शन वाइज डिवाइड कर दूं, वो तो बस जस्ट ओवरव्यू था कि ऐसे ऐसे करना है। अगर मैं इन चीजों को सेक्शन वाइज कर दूं तो क्या होगा, सबसे पहले मैं बताऊंगा एब्स्ट्रैक्ट और समरी। एक रिजल्ट रिपोर्ट में सबसे पहले होता है समरी। जी हाँ, सबसे पहले हम रिसर्च की समरी लिखते हैं कि मैं आज जो है कोरोना वायरस का भारत की अर्थव्यवस्था पे स्टडी करने जा रहा हूँ। मैंने स्टडी ऐसे करी कि मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में गया, शहरी क्षेत्रों में गया, वहाँ से लोगों को लिया, उनसे वो करा, बिजनेस वालों पे गया, उनसे रिपोर्टें ली, तो मुझे ये पता चला कि बिजनेस ठप हो गए थे बहुत सारे, जिसकी वजह से शहरी क्षेत्र में गरीबी बढ़ गई, और साथ ही साथ गांव के क्षेत्रों में वो लोग मूव कर गए तो गांव में भी गरीबी बढ़ गई, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग थे वो चले गए गांव की साइड। तो यहाँ पे आप बहुत क्रिस्प, मतलब जो होता है ना चेरी ऑन द केक, ये चेरी ऑन द केक है, केक के ऊपर एक चेरी होती है ना, जो सबसे फेवरेट पार्ट होता है, सबको खाना चाहता है, तो ये चेरी ऑन द केक है। ये सब कुछ मतलब एक आपको एक मतलब ट्रेलर होता है, ये क्या है आप ये समझ लो, ये मूवी का ट्रेलर है, जो आपने रिसर्च करी है उसका ट्रेलर जो है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट और समरी पार्ट जो होता है। समरी पार्ट के बाद आप डालते हो बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करते हो, जो बताया ना, यहां पे आप अपनी रिसर्च को क्या करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो। हाँ ठीक है, तो यहां पे अपनी रिसर्च को क्या करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो कि देखो मैं ये रिसर्च करने जा रहा हूं, ऐसे करने जा रहा हूं, वो जो क्वेश्चन बताए थे वो, हाँ यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करते हो कि मैं इस पे काम करने जा रहा हूं, ये काम हो चुका है, ये नहीं हो चुका है, ये प्रॉब्लम आई है। फिर उसके बाद आप बताते हो मेथोडोलॉजी। थर्ड पार्ट आता है मेथोडोलॉजी का। मेथोडोलॉजी बोले तो ये पार्ट कि मैंने ये स्टडी क्यों कर रहा हूँ, क्या फायदा है, कैसे करूँगा, क्या होगा,
क्या तरीके हैं, क्या क्या चीज़ें यूज होंगी। मेथोडोलॉजी के बारे में बात करोगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं वैसा क्यों हूँ। यहाँ पे आप उसकी मेथोडोलॉजी को बताओगे कि क्या मेथोडोलॉजी अपने रिजल्ट्स में वो करी। उसके बाद आप बताओगे एनालिसिस एंड रिजल्ट, कि मैंने रिसर्च की एनालिसिस कैसे करी। हाउ डिड आई स्टार्टेड एनालिसिस, मैंने कौन से टेस्ट यूज करे, कौन कौन सी मैंने वो करी और उससे मुझे क्या मिला, एनालिसिस करने से मुझे क्या मिला। यहाँ पे मैंने एनालिसिस करी तो क्या तरीके लगाए, क्या क्या मेथड लगाए, क्या क्या अप्रोचेस यूज करी, कब मीन लिया, कब मोड लिया, कब वो लिया, ठीक। और उससे मुझे क्या पता चला, उससे मुझे क्या रिजल्ट मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिजल्ट बता दोगे। रिजल्ट के बाद आप क्या बताओगे, फाइंडिंग और इंटरप्रिटेशन। क्या बताओगे, फाइंडिंग कि भैया ठीक है, ये तो वो ठीक है, सॉरी सॉरी यार क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताओगे कि फाइंडिंग और इंटरप्रिटेशन, कि मुझे जो रिजल्ट मिले उससे क्या पता चला। एक तो मुझे ये बताना है कि क्या मिला, मुझे ये पता चला कि कोरोना वायरस के चक्कर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, मगर क्यों बढ़ गई, इंटरप्रिटेशन, कि कोरोना वायरस के चक्कर में लोगों के बिजनेस ठप हो गए, लोगों ने पैसा खर्च करना कम कर दिया, जिसकी वजह से बिजनेस बंद हो गए। बिजनेस बंद हो गए तो बिजनेस वाले लोगों ने लोगों को निकाल दिया, अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया। तो ना कि सिर्फ फाइंडिंग बताओगे और इंटरप्रिटेशन, जिसको कहते हैं थ्योरी बनाना, यहाँ पे आप अपनी थ्योरी भी दोगे, ठीक है। ओके, फाइनली आप बताओगे कंक्लूजन। कंक्लूजन भी एब्स्ट्रैक्ट की तरह होता है, बस थोड़ा सा बड़ा होता है। इस पूरी काम को करने का कंक्लूजन क्या है, इस पूरे काम को करने का कंक्लूजन ये है कि कोरोना वायरस के चक्कर में ये हुआ, ये मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मैंने ये मेथड लगाया, ये ट्रिक लगाई और ये मुझे रिजल्ट पता चले। तो इन तीनों चीजों को थोड़े से, मतलब जो ये बहुत सारे पेजेस होते हैं उसको एक पेज में कन्वर्ट करके आप ये बताते हो, ये करा, ऐसे करा, ये आया रिजल्ट, बस कंक्लूड, मतलब फाइनली दी एंड वाला स्टेटमेंट ये होता है। और उसके बाद लास्ट बट द लीस्ट आप फ्यूचर प्लान भी बताओगे। ऑब्वियसली आपके रिसर्च की कहीं ना कहीं फ्यूचर में कोई ना कोई एप्लीकेशन तो होगी कि हाँ ये आगे यूज हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है। तो अगर आप आगे काम करने जा रहे हो तो फ्यूचर प्लान्स या फिर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी बताओगे कि ये भविष्य में यहाँ पे काम आ सकती है, कि मेरी रिसर्च जो आगे कोई पैंडेमिक होगी तो वो जो पैंडेमिक स्टडी करेंगे शायद वो लोग इसको अच्छी तरह से यूज कर पाए। या फिर अब आगे मैं ये देखूंगा कि कोरोना वायरस का इफेक्ट जो है मनरेगा वाले लोगों पे क्या पड़ा, कोरोना वायरस का लोगों का शेयर बाजार पे क्या पड़ा। दोनों चीजें आप बता सकते हो कि आप आगे फ्यूचर में क्या स्टडी करना चाहोगे, सिमिलर या सेम प्रॉब्लम के ऊपर, वो भी आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये रिसर्च रिपोर्ट डिपेंड करती है साइज के हिसाब से। अब आते हैं मेन चीज़ें कि किस किस तरह की रिसर्च रिपोर्ट होती है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, आपको यहाँ से पता होना चाहिए। हर कोई भी रिसर्च करी है आपने, इफ़ यू हैव डन एनी टाइप ऑफ रिसर्च तो देयर विल बी आ रिपोर्ट, ये तो कन्फर्म है। जहाँ रिसर्च होगी वहाँ रिपोर्ट होनी ही होनी है, एक्सेप्ट जो घर में बैठे करते हैं तो ये छोड़ दो। फॉर्मल फॉर्मल कोई भी रिसर्च कर रहे हो तो रिपोर्ट होनी ही होनी है। सबसे पहला रिसर्च का एग्जांपल डिसर्टेशन। आप लोग मास्टर्स में रिसर्च करते हो, मास्टर्स में रिसर्च करते हो और लिखते हो तो वो रिसर्च रिपोर्ट को कहते हैं डिसर्टेशन। जो लोग पीएचडी करते हैं, पीएचडी करके लिखते हैं, वो होती है थीसिस। ये छोटी होती है, ये बड़ी होती है। फिर आपकी रिसर्च रिपोर्ट जितने जर्नल आर्टिकल हैं वो क्या हैं, वो भी तो रिसर्च रिपोर्ट ही हैं। तो जर्नल आर्टिकल भी एक तरह से रिसर्च रिपोर्ट होते हैं जो बताते हैं कि आपने क्या काम करा, कैसे काम करा। तो बेसिकली ये कि हर चीज रिसर्च रिपोर्ट होती है। कई बार ये 1 पेज की होती है, कई बार ये 1000 पेज की भी हो। रिसर्च थीसिस का तो कोई साइज ही नहीं होता ना, कितना भी डाल दो, 1 से 1000 पेज कितनी भी लंबी हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है रिसर्च की। तो डिसर्टेशन होती है, वो भी रिसर्च रिपोर्ट है। थीसिस भी रिसर्च रिपोर्ट है। जनरल आर्टिकल भी है। कॉन्फ्रेंस पेपर डालते हैं, वो भी रिसर्च रिपोर्ट है, यूजुअली 1 ही पेज के होते हैं। मैगजीन में न्यूज आती है, आर्टिकल में न्यूज आते हैं ना, कि देखिए ये स्टडी से ये पता चला है, वो भी रिसर्च रिपोर्ट है। भारत की सरकार आंकड़े जारी करती है दूसरी जगह के, वो भी रिसर्च रिपोर्ट है, कि भारत सरकार कह रही है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, भारत सरकार कह रही है इससे ये इफेक्ट पड़ा, वो इफेक्ट पड़ा। भारत सरकार ने पता चला है कि भारत की जनसंख्या में इतने परसेंट हिंदू, इतने परसेंट मुस्लिम, इतने परसेंट सिख ईसाई, ये भी तो रिसर्च रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट। पॉलिसी मेकर्स की जो रिपोर्ट आती है, पॉलिसी मेकर्स की रिपोर्ट आती है ना, कि आरबीआई की रिपोर्ट आ रही है, वो क्या है, वो भी तो रिसर्च रिपोर्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट डाल रहा है। उसके बाद बहुत से ऐसे पॉलिसी मेकर होते हैं, आरबीआई हो गया, फिक्की हो गया, तुम्हारा जो तुम्हारी कैग की रिपोर्ट आती है, ये सब जो पॉलिसी बनाने के काम आती है। थिंक टैंक्स हो गए, जो भारत के देश में थिंक टैंक होते हैं, इंडिया में तो काम नहीं है, मगर थिंक टैंक की भी रिपोर्ट होती है जो बताते हैं कि अच्छा ये इससे लड़ जाएगा, नहीं लड़ेगा, जो भी रीजन है।
फिर वेरियस इंटरनेशनल नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट आती है, WHO की आती है, यूनिसेफ की आती है, IMF की आती है, वर्ल्ड बैंक की आती है, बहुत से जो भी इंटरनेशनल। तो रिसर्च रिपोर्ट हर लेवल पे आती है, चाहे आप स्टूडेंट लेवल पे रख लो, चाहे वो ग्रेड लेवल पे रख लो, बड़े 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 ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे रख लो। तो रिसर्च रिपोर्ट हर जगह आती है, उससे मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। वो एक पेज से लेकर वो होती है, मतलब रिसर्च रिपोर्ट तो एक जर्नल टर्म है। आपको सिर्फ ये दोनों पढ़नी है, क्या, थीसिस और जर्नल। यहाँ ये चलो ये रख लो, हाँ। आपको पढ़ना है डिजर्टेशन, आपको पढ़ना है थीसिस, आपको पढ़ना है जर्नल आर्टिकल, बस ये 3 चीजें आपको पढ़नी है। आपके हिसाब से ये होती है, मगर इन जनरली इन सब चीज़ों को रिसर्च रिपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि ये रिसर्च करके उसका फाइनल डॉक्यूमेंट बताती है। कई बार वो जो एक पेज वाली उसमें मेथोडोलॉजी नहीं बताते, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ये सब भी रिसर्च रिपोर्ट की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अच्छी लगी हो तो कमेंट, और अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं तो मोनू YT मेरा रेफरल कोड है, इसे इस्तेमाल कीजिए। इसे इस्तेमाल करने पे आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।